हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज संवैधानिक विकास की सीरीज में देखने जा रहे हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, क्योंकि वो हम रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक ही आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने देखा था संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, संविधानों का विभिन्न विभिन्न देशों में कैसे-कैसे संविधान पाए जाते हैं, राज्य क्या होता है, ठीक है? शासन व्यवस्था में कौन सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। और उसके बाद में हमने संवैधानिक विकास देखा था। संवैधानिक विकास में हम चले आ रहे हैं रानी के अभिलेख से, राज अभिलेख से 1600 से लेकर अभी तक। तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि ठीक से नोट्स बनाओ और पीवाईक्यू लगाओ। उसके बाद में आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का हम देखें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आया क्यों, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, यानी क्या परिस्थितियाँ थीं तब ये लाया गया। तो आपको पता है हमने अभी देखा था इससे पहले वाली क्लास में कि साइमन कमीशन गठित हुआ था। 1928 में भारत में आया, 1927 में गठित हुआ था। अब जब वो यहाँ से गया तो उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के आधार पर ही 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, ठीक है? जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, और जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ऐसे करके ये सारे चीज़ चल रही थी, है ना? देखो अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे गोलमेज सम्मेलनों के में, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी परिस्थितियाँ कुछ बन रही थी। उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड आया और ये सब चीज़ें बनती रहीं। इन्हीं के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। भारत शासन अधिनियम में एक अगर बात देखी जाए तो क्या थी, सबसे मेन विशेषता थी कि यहाँ पर एक संघ निर्मित करने की बात की गई। क्या? भारत का एक संघ बनाने की बात की गई। भारत के संघ में उसमें ब्रिटिश प्रांत रखे गए, देसी रियासतें रखी गईं और कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए। लेकिन देसी रियासतों को ये अधिकार था वो शामिल होना चाहते हैं तो हो, नहीं होना चाहती है तो ना हो, ये प्रावधान था। तो उसमें लेकिन देखा जाए तो वो संघ कभी बना नहीं रियलिटी में। इसके प्रावधान थे लेकिन वो संघ कभी बन नहीं पाया। नेक्स्ट देखा जाए तो जो अभी तक भारत जो सचिव था उसकी परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि 1958 के अधिनियम के तहत बनाई गई थी। और उसके बाद देखा जाए तो आरबीआई की कह सकते हो स्थापना के लिए इसमें बात की गई। और उसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, यानी संघीय न्यायालय की बात की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, ठीक है। प्रांतों में स्वायत्ता देने की बात की गई, यानी प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त करके उन्हें स्वायत्ता दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बांटा गया 3 सूचियों में। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो 1935 का अधिनियम है वो आया क्यों, ये हमने देख लिया। अब इस अधिनियम को देखा जाए तो ये एक अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था, यानी कह सकते हो इसमें एक हमारा जो आज का संविधान है उसका ये आधार है। हमारे संविधान का क्या है, आधार है। क्योंकि इसमें क्या था, 321 धाराएं, धाराओं का कह सकते हो आप आर्टिकल, आर्टिकल और 10 अनुसूचियां थीं, यानी ये शेड्यूल थे। आज के समय में हमारे संविधान में कितनी है, 12 है, ठीक है। हमारे यहाँ पर धाराएं या आर्टिकल कितने हैं, 395 है। तो ये जो थे उस समय 1935 के अधिनियम में थे। इसीलिए कहा जाता है कि इसी से प्रभावित होकर हमारे संविधान का लगभग 70% भाग, यानी 70% भाग इसी से प्रभावित है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें पता होना चाहिए इसमें कितनी धाराएं थी, तो 321 धाराएं थी, यानी आर्टिकल थे, और 10 अनुसूचियां थीं। और इसमें कहा गया कि हम क्या करते हैं कि ढीले ढाले संघ का निर्माण करते हैं। अब अगर जो बात की जाए कि हमें ये, अच्छा देखो पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को बांट बांट के पढ़ें, कहाँ पर क्या बदलाव हो रहे हैं। देखो इससे आप प्री के या एमसीक्यू बेस तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो गृह सरकार थी, यानी कह सकते हो जो ब्रिटेन में सरकार थी, उसमें परिवर्तन क्या हुए हमें देखना है। हमें फिर देखना है भारत सरकार, भारत सरकार के कहने का मतलब जो केंद्रीय सरकार थी भारत में, उसमें क्या परिवर्तन हुए, और प्रांतीय सरकार यानी जो प्रांतों में सरकार थी उसमें क्या परिवर्तन हुए। तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए गृह सरकार, यानी जो ब्रिटिश
जो सरकार थी वहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहे, तो वहाँ पर जो भारत सचिव था और उसकी परिषद थी, इसे इंडिया ऑफिस के नाम से जाना जा रहा था, हमने बताया था आपको पहले, ये क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। जो कि कब स्थापना हुई थी इसकी, 1858 के अधिनियम में। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया। अगर जब आपसे पूछा जाए कब स्थापना हुई इसकी, तो 1858 के अधिनियम में, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहला अधिनियम आया था जिसमें क्या है, बात की गई क्या कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ यानी जो डायरेक्टर जो थे उनको हटा करके, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके ये बनाया गया था। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, 1935 में समाप्त कर दिया गया, ये पता होना चाहिए हमें। फिर हम देखते हैं भारत सरकार के स्तर पर क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, फिर तब हम देखेंगे बाद में कि जो प्रांतीय सरकारों में क्या परिवर्तन हुए। तो भारत सरकार के लेवल पर क्या हुआ कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया। अखिल भारतीय संघ का मतलब ये है, इसमें ब्रिटिश प्रांत रखे गए और संघ तो था ही, और कमिश्नरी क्षेत्र भी रखे गए और देसी रियासतों को भी शामिल किया गया। तो इसमें क्या हुआ, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल किया गया, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया और देसी रियासतों को शामिल किया गया। लेकिन देसी रियासतों के लिए एक प्रावधान था कि अगर कोई रियासत शामिल होना चाहती है तो हो और नहीं होना चाहती है तो ना हो। देखो ये क्वेश्चन आया है एक बार कि ब्रिटिश प्रांतों को जो शामिल किया गया उसके साथ साथ देसी रियासतों को कंपलसरी शामिल होना था, कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी किसे शामिल होना था, इन दोनों को शामिल होना था, चाहे तो कमिश्नरी क्षेत्र हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम कर रहे थे अभी तक, लेकिन देसी रियासतें अभी अधीन नहीं थी पूरी तरह से, है ना। ये राजा के प्रति मतलब राजा से संबंध तो बन गए थे इनके, लेकिन ये अधीन नहीं थी, ठीक है, इसीलिए इन्हें छूट दी गई कि ये संघ में शामिल होना चाहते हैं तो हो और नहीं होना चाहते हैं तो नहीं हो, कंपलसरी नहीं था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो कह सकते हो इसमें क्या हुआ, एक संघ बनाया गया, संघ में कौन कौन थे, ब्रिटिश प्रांत थे जो 11 थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे और देसी रियासतों को ये छूट दी कि वो हो सकती हैं शामिल या नहीं हो सकती हैं। तो एक पॉइंट तो हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या हुआ, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। आपको पता है कि 1919 के अधिनियम में कहाँ लागू हुई थी, ये राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर लागू हुई। लेकिन अब क्या हो रही है, राज्य स्तर से समाप्त कर दी जा रही है और केंद्र स्तर पर लागू कर दी जा रही है। राज्यों से क्या हुआ, ये समाप्त हो गई, लेकिन केंद्रों पर क्या हो जा रही है, ये लागू हुई जा रही है। अब द्वैध शासन होता क्या, ये हमने आपको बताया था 1919 के अधिनियम में, फिर भी बताए दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। शक्तियों का बंटवारा कैसे हो जाता है, कुछ चीज़ें क्या रहती हैं, आरक्षित रहती हैं और कुछ चीज़ें हस्तांतरित हो जाती हैं। यानी एक तो ये विषय होते हैं ये रिजर्व रहेंगे और ये विषय क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो रिजर्व विषय थे वो किसके पास रहेंगे, गवर्नर, यानी इनका प्रशासन कौन करेगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक है। और इसका प्रशासन कौन करेगा, जो केंद्रीय विधानसभा, कह सकते हो जो केंद्रीय विधानसभा बन रही थी, लोगों से मिलकर जो निर्वाचित होकर आ रहे थे उनसे मिलकर बन रही थी, वो इसका उपयोग करेगी। तो अगर देखा जाए केंद्रीय जो कह सकते हो या हस्तांतरित कह सकते हो कि केंद्रीय विधानसभा को जो आरक्षित विषय थे वो कह सकते हो, कुछ भी कहो, ठीक है। तो वो कौन से विषय थे, तो हमें पता होना चाहिए, फाइनेंस यानी वित्त, राजस्व रेवेन्यू और जस्टिस यानी न्याय, ये ऐसे विषय थे, ये क्या दे दिए गए। देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हस्तांतरित विषयों में ये किसे दिए जा रहे हैं, वित्त जैसे विषय जो लोग चुन के आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो लोग चुन के आ रहे हैं, ठीक। और इसके पास गवर्नर जनरल के पास कौन से विषय रह गए, तो प्रतिरक्षा यानी कह सकते हैं सिक्योरिटी देश की, ठीक है, यानी सेना वगैरह, विदेश संबंध यानी देशों के साथ संबंध बनाने हैं, धार्मिक मामले और कबायली व जनजातीय मामले, यानी ये ट्राइबल्स के मामले भी किसके पास रहे, गवर्नर जनरल के पास रहे, ये हमें पता होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया, राज्यों से समाप्त कर दिया गया। राज्यों में कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1919 में लागू हुआ था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के पास कौन से अधिकार थे जो आरक्षित थे, वो प्रतिरक्षा यानी कह सकते हो सिक्योरिटी देश की, और विदेश और धार्मिक कबायली और जनजातीय मामले। और हस्तांतरित विषय किसके पास थे, तो जो केंद्रीय विधानसभा थी यानी जो निर्वाचित होकर आ रहे थे लोग, उनके पास वित्त राजस्व न्याय आदि क्षेत्र,
ठीक है। अगर अब बात की जाए कि इसमें क्या हुआ, केंद्र स्तर पर जैसे हमने आपको बताया कि 3 सूची प्रणाली लागू की गई थी। 3 सूची प्रणाली देखो आज के समय पर भी है हमारे यहाँ पर, है ना। जैसे एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कुछ शक्तियां रखी जाती हैं जो अवशिष्ट शक्ति, यानी इन तीनों सूचियों में नहीं है। आज के समय पर हमारे यहाँ कहाँ पर है, केंद्र में, लेकिन उस समय कहाँ होगी आप लोग अंदाजा लगाओ, गवर्नर के पास होगी उछली, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसके लिए क्या किया गया, 3 सूची प्रणाली लागू की गई। अब 3 सूची प्रणाली में क्या था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने विषय रखे गए, 59 थे। देखो आज के समय के याद अलग करना, ये 1935 के अलग से याद करने हैं आपको। 59 और इसमें 45 और इसमें 36 रखे गए। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, यानी बची हुई शक्तियां जो भी इनमें नहीं रखी गई हैं, वो वायसराय के पास थी। और वर्तमान में किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर चौथी बात देखें तो इसमें क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसकी शुरुआत आप देख रहे हो कि 1909 के अधिनियम से हो रही है, मुस्लिमों को अलग से दिया जा रहा था, वहां से लेकर 1919 के अधिनियम में सिखों वगैरह को हमने बढ़ाया, मतलब हमारी सरकार ने बढ़ाया, उसने ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में। तो अब क्या हो गया, और विस्तार कर दिया गया इसका, दलित वर्ग के लिए कर दिया गया। आपको पता है कि 1932 में कम्युनल अवार्ड आ रहा था, उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हो रहा है, ठीक है, पूना समझौता। तो ये किसके लिए था, ये जो बातें की जा रही थी ये दलितों के लिए अलग से, तो उसी के लिए तो था, ठीक। तो ये कह सकते हो दलित वर्ग के लिए बढ़ा दिया गया, और उसके बाद महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया, और मजदूर वर्ग के लिए बढ़ा दिया गया, कह सकते हो। अब भारत में और विस्तार रूप से फूट डालने की बात कर रहे हैं, यानी महिलाओं को अलग, महिलाएं सिर्फ महिलाओं को वोट डाल सकती हैं, दलित दलित को वोट डाल सकते हैं, मजदूर मजदूर को वोट डाल सकते हैं। और इससे पहले सिखों का, आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन का, ईसाइयों के लिए ये तो था ही 1919 के में, उससे पहले 1909 के में था मोमडनों के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे, धीमे 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 छोटे छोटे वर्गों में भारत को बांट रहे थे। तो ये सब चीजें हुई थी। अब लोग स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। अच्छा चलो तो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या और केंद्र स्तर पर प्रावधान हुए, कौन से प्रावधान हुए। आप लोग देखो इसे नोट डाउन जरूर किया करो, है ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी नोट डाउन किया करो, क्योंकि आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि आप याद करेंगे कि किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन रह जाए तो हमें बता देना आके, ठीक है। किसी भी परीक्षा का, तो किसी भी परीक्षा में, क्योंकि हम भी परीक्षाएं देते हैं, हमने भी आयोग के गेट तक पहुँचे हैं, ठीक है, चाहे मेंस हो इंटरव्यू हो। तो इसके लिए देखो, हो सकता है कि ऑनलाइन में आप लोग अभी हमें देख रहे हो, लेकिन ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिविल का ही पढ़ाते हैं। और आप लोगों की कृपा से, सब लोगों की कृपा से हम उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसको भी सेवाएं दे रहे हैं, समाज कल्याण विभाग में प्रवक्ता के रूप में। आप लोगों ने योजना सुनी होगी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उसमें प्रवक्ता के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों, कम लोगों को पता होगा शायद, लेकिन हाँ ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम ऑनलाइन में अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो उतने संसाधन नहीं है अभी ऑनलाइन के, लेकिन फिर भी हम ऑफलाइन वाली उस पर बोर्ड पर ही आपको ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। कोई नहीं, हमें पढ़ने से मतलब होता है, ठीक है ना। इस चीज़ की टेंशन फ्री रहो कि आपको कंटेंट कैसा मिलेगा। कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो पता करेंगे कि हाँ ये हो क्या रहा है ना, तो कोई क्वेश्चन बच क्यों नहीं रहा हमसे, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन बच जाए तो हमारे पास ले आना, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए पढ़ने वाले कि जो हकीकत में मेहनत करें और धीमे धीमे करके हर चीज़ तैयार करते जाएं। जब एग्जाम में बैठें तो कोई भी चीज़ बचे ना उनसे, है ना। देखो हवाई के लिए हम भी 2 दिन में सारी पॉलिटी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। मैराथन भी कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे होता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होंगे उससे,
एग्जाम इसी से क्लियर होंगे कि हमारी धीमे धीमे जो प्रिपरेशन होती है हम चीज़ों को कवर करते जाते हैं। ठीक है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। ठीक, जब हम भी पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम तो ये जानते हैं क्योंकि ना तो हम आपसे बहुत ज़्यादा बलशाली हैं और ना आप हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखा करो। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो गया, यानी केंद्र स्तर पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के स्तर पर ही बात करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या किया गया कि शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण और किसके लिए, और मुद्रा के लिए। मुद्रा और शाख ऐसे कह सकते हो, शाख नियंत्रण और मुद्रा यानी करेंसी के लिए एक केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की गई, यानी कह सकते हो आरबीआई जो हमारी अभी है उसकी स्थापना की बात कौन से एक्ट में की गई, ध्यान रखना 1935 के एक्ट में की गई। लेकिन स्थापना उससे पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन उससे कह सकते हो वैधानिक दर्जा कब मिल रहा है, 1935 के अधिनियम में मिल रहा है। स्थापना आप लोगों को पता है 34 में 1934 में हो गई थी, लेकिन उससे वैधानिक दर्जा कब मिल रहा है, 1935 के अधिनियम से। इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस चीज को आप जब याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक चीज और देखो हुई थी, वो क्या हुआ था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जा रही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अब संघीय न्यायालय है, ये स्थापित कब हुआ, अगर आपसे बोला जाए कि स्थापित कब हुआ, यानी इसका कह सकते हो गठन हो रहा है, स्थापित कब हो रहा है, तो ये डेट जरूर याद रखना, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, और स्थान क्या था इसका, अगर आपसे बात की जाए तो स्थान दिल्ली था, यानी दिल्ली में ये स्थापित हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थान क्या था, दिल्ली था। ये जो था न्यायालय जो स्थापित किया गया था, ये 3 सदस्यीय न्यायालय था। कितना, 3 सदस्यीय न्यायालय था, 3 सदस्यीय न्यायालय। ठीक है, 3 सदस्यीय में क्या थे, अगर आपसे बात की जाए तो एक तो अध्यक्ष होंगे इसके, यानी कह सकते हो चीफ जस्टिस होंगे, या मुख्य न्यायाधीश लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और 2 अन्य न्यायाधीश थे, 2 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 2 अन्य न्यायाधीश थे। अब मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन थे, मॉरिस गेयर, मॉरिस गेयर। ठीक है, कई बार पूछा गया है, मॉरिस गेयर थे। ठीक है, और 2 अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनको भी आप लिख लो। नंबर 1 शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद। ठीक है, शाह मोहम्मद सलेमा, सुलेमा लिखो, शाह मोहम्मद सुलेमा। ठीक है, और दूसरे कौन थे, M.R. जायकर, M.R. जायकर, M.R. जायकर थे। ठीक है, और ये जो न्यायालय स्थापित हुआ था उस समय अगर देखा जाए कि वायसराय कौन सा था, तो लॉर्ड लिलिथ को था। कौन सा था, लॉर्ड लिथगो।
ठीक है, लेनलिथगो, ठीक है, लेनलिथगो क्या था उस समय वायसराय था, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब अगर जो बात की जाए, ये जो संघीय न्यायालय था, ये जो संघीय न्यायालय स्थापित हो रहा है, ईमानदारी में ये संघीय नहीं था, ठीक है, ईमानदारी में अगर देखा जाए तो ये संघीय न्यायालय नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ये न्यायालय था, इसके खिलाफ प्रीवी पर्स में अपील की जा सकती थी, है ना। इंग्लैंड में जो प्रीवी पर्स था, इंग्लैंड में प्रीवी पर्स में अपील की जा सकती थी, की जा सकती थी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ये संघीय न्यायालय हकीकत में संघीय था, तो नहीं, सर्वोच्च नहीं था। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय जब स्थापना हुई तो ये भी कहा गया इसमें ही अधिनियम में कि इस न्यायालय के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी, अब की जाएगी प्रीवी पर्स में। यानी इस न्यायालय का कोई भी डिसीजन है, जैसे आज के समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। देखो एक चीज याद रखना, आप लोग ये मत समझना कि राष्ट्रपति जी के यहाँ अपील की जाती है, अपील नहीं की जाती, वो क्षमा मांगी जाती है। अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के यहाँ ही की जा सकती है। हाँ, एक बार कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आप ये तो कर सकते हैं कि उससे रिव्यू करने के लिए आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति जी के यहाँ अपील, राष्ट्रपति जी के यहाँ अपील नहीं जाती है। जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनके यहाँ अपील नहीं की जाती है, उनके यहाँ पर क्षमा मांगी जाती है। क्षमा में अपील में दोनों में अंतर है। जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति तब हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर जो आपसे पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और कहाँ पर की गई, तो दिल्ली में की गई। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 में हुई। और इसमें जो 3 न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश में कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गेयर थे, और 2 अन्य न्यायाधीश थे, वो क्या थे, शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जायकर। यही न्यायालय, अगर आपसे बात की जाए कि जो संघीय न्यायालय था 1950 तक क्या करता रहा, काम करता रहा, और 1950 में जाकर ये क्या बन गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। अगर ये बात की जाए स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी, कब, 28 जनवरी तक, 28 जनवरी 1950 ऐसे लिख लो, 1950 तक यह संघीय न्यायालय था, है ना, संघीय न्यायालय था। इसके बाद यानी 28 जनवरी 1950 से ये क्या बन गया, उच्चतम न्यायालय बन गया, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यानी कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट बना। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये बना तो कौन सा न्यायालय था, यही जो न्यायालय था संघीय न्यायालय, अब क्या बन गया, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में ये काम करने लगा, ठीक है। इसको डेट को याद रखना, कई बार पूछी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट का, देखो अभी यही बता दे रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब तो अलग से बताएंगे ही, लेकिन अभी जब आ गई है बात तो यही बता दें। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश यानी स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो ये बम्बई हाई कोर्ट के जज थे H.J. कानिया, H.J. कानिया, कानिया कोनिया जो भी पढ़ो, है ना, कानिया ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्या थे, पहले न्यायाधीश थे, और ये कहाँ से आए थे, तो ये बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, हमारे के जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, स्वतंत्रता के बाद जो 28 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो जाता है ना, उसके बाद बना था, ठीक है, इसी को याद रखना। क्योंकि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्योंकि देखो बन के तो 49 में तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950, उसी दिन से गणतंत्र मनाते हैं हम, ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद, आप ऐसे याद रखो, उसके 2 दिन बाद कह सकते हो हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है, जो वर्तमान में है, ठीक है। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, H.J. कानिया थे, जो कि बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इस चीज को याद रखोगे।
अब नेक्स्ट इसमें क्या प्रावधान, देखो इसमें प्रावधान तो यही था, ये तो हमने एडिशनल आपको बता दिया है, क्योंकि जब बात आ गई है तो यहाँ पे अब फिनिश ही कर दें पूरा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रावधान क्या था इसमें, अगर आपसे बोला जाए कि 1935 के अधिनियम में और क्या ऐसा प्रावधान था जो केंद्र स्तर पर हो रहा था। ठीक है, तो आपको पता है आज का समय जो लोक सेवा आयोग है, वो लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हो रही है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना हो रही है, वो भी इसी अधिनियम के तहत हो रही है, 1935 के अधिनियम के तहत। क्योंकि वो ही बाद में जाकर स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत का लोक सेवा आयोग बनना है। ठीक है, तो कह सकते हो एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये लोक सेवा आयोग कहाँ बनाया गया, इस चीज को याद रखना। तो आपको पता है ये दिल्ली में। ठीक है, कहाँ बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, दिल्ली में बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए किस लोक सेवा आयोग को कब, यानी कह सकते हो इसे हमारे भारत का लोक सेवा आयोग बनाया गया, कोई बता सकते हो? अब लोग बताओ, देख कौन कौन बताते हो। तो एक लोक सेवा आयोग बनाया गया और इसी में कहा गया कि कोई दो दो प्रांत यानी दो राज्य मिलकर एक आयोग बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, अपना अलग अलग यानी सेपरेट अलग अलग आयोग बना सकते हैं, ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारा आयोग कहाँ पर है, दिल्ली है। उस समय क्या किया गया, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, कुछ समय तक, यानी ये इलाहाबाद में भी रहा था। ठीक है, स्थापना हुई थी तब। उसके बाद में ये भी बात की गई इसमें कि कोई एक प्रांत एक आयोग भी बना सकता है और दो या दो से, कह सकते हो दो या दो से अधिक राज्य भी मिलकर एक आयोग बना सकते हैं। और एक चीज हमने आपको 1919 के अधिनियम में ही बताई थी कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। किसका, प्रस्तावना का अभाव था। अगर आपसे बोला जाए प्रस्तावना का अभाव था कि नहीं था, तो था। ठीक है, और इसमें बात की गई इसी वाले अधिनियम में केंद्र स्तर पर क्या किया गया। आपको पता है कि साइमन कमीशन ने भी बोला था, नेहरू रिपोर्ट में भी बोला गया था, क्या बर्मा को अलग किया जाए भारतीय संघ से। बर्मा मतलब आज के मॉडर्न डे में म्यांमार। ठीक है, तो कह सकते हो इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा या म्यांमार को भारतीय संघ से, या कह सकते हो भारत से अलग किया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि म्यांमार हमारे भारत का हिस्सा था 1935 तक। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, 1935 तक जो म्यांमार था यानी बर्मा था, वो क्या था, भारत का हिस्सा था। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। और इसमें एक चीज और बोली गई कि जो बर्मा है
बर्मा को अलग करने के बाद में कहा गया कि जो अदन है, कौन सा, अदन की खाड़ी है ना, तो अदन, अदन को इंग्लैंड के, इंग्लैंड के कह सकते हो कार्यालय के अधीन रखा गया, औपनिवेशिक कार्यालय, औपनिवेशिक वेशिक कार्यालय के अधीन रखा गया, के अधीन किया गया, अधीन रखा गया या किया गया, ठीक है। औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन किया गया, किस, अदन को, ठीक है। अदन जो था उसे क्या कर दिया गया, जो इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यालय था उसके अधीन कर दिया गया। और बोला जाए कि बरार को, किसे, बरार को, बरार को मध्य प्रांत में लाके रख दिया गया, किसमें, मध्य प्रांत में लाके रख दिया गया। तो अगर आपसे बोला जाए बरार को किसमें शामिल कर दिया गया, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, ठीक है, मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है इसमें बर्मा को अलग किया गया, और क्या किया गया, जो अदन था उसे, औपनिवेशिक कार्यालय था इंग्लैंड का, उसमें शामिल कर दिया गया, और जो बरार था उसे मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का मतलब आज के समय का कह सकते हो मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, तो मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। और इसमें इंग्लैंड, और क्या किया गया कि देसी, जो हमने बताया था, देसी रियासतों को संघ में शामिल होने या न होने की भी छूट दी गई। अगर आपसे बोला जाए केंद्र स्तर पर क्या क्या किया गया, तो केंद्र स्तर पर कह सकते हो आरबीआई का गठन किया जा रहा है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जा रही है, शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है, 3 सूची प्रणाली के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा रही है, और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थानीय उच्च न्यायालय की स्थापना या संघीय न्यायालय की स्थापना की जा रही है। ये सारी बातें किसमें हो रही थी, एक इसमें 1935 के अधिनियम में हो रही थी। और आपने देखा कि हमने क्या देखा, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मजदूरों को, दलितों को, महिलाओं को, इन सबको अधिकार दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रांत लेवल पर, ठीक है, किस पर, प्रांत लेवल पर। प्रांत लेवल पर क्या हुआ, देखो प्रांत लेवल पर जैसे अभी हमने देखा कि उसमें द्वैध शासन समाप्त कर दिया, ठीक है, द्वैध शासन समाप्त करके कह सकते हो पूर्णतः उत्तरदायी सरकार बना दी, यानी वहाँ पर जो गवर्नर था उसे निर्वाचित सरकार के अधीन कर दिया गया, यानी निर्वाचित सरकार के हिसाब से ही वो गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर काम कर सकता था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, है ना, प्रांतों। तो अब हम देखते हैं प्रांतीय सरकार में क्या क्या बदलाव किए गए। तो नंबर 1, प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैध शासन का समापन, और किस में लागू कर दिया, ये केंद्र में लागू कर दिया था, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दिया गया, पूर्णतः उत्तरदायी सरकार बनाई गई, पूर्ण उत्तरदायी सरकार, यानी पूर्ण रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार का गठन, सरकार का गठन, यानी कहने का तात्पर्य है कि गवर्नर, गवर्नर चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार के हिसाब से, के हिसाब से कार्य करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नर है
वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से कार्य करेगा। यानी कह सकते हो अब गवर्नर पहले की तरह हो, गवर्नर की शक्तियां नहीं रही, गवर्नर आज के जैसे गवर्नर है उस हिसाब का गवर्नर की शक्तियां बना दी गई। ठीक है, गवर्नर क्या करेगा, चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, इस चीज को याद रखेंगे। और इसमें क्या कहा गया था, तीसरी बात अभी हमने देखी भी थी कि राज्य में लोक सेवा आयोग, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, ऐसे करो, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, गठन की बात की गई। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात इसमें की जा रही है अगर आपसे पूछा जाए। और इसमें क्या कहा गया कि पंचायती राज्य को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया, यानी राज्य सूची में रख दिया गया। ठीक है, पंचायती राज आज भी राज्य सूची का ही विषय है। पंचायती राज को पूर्णतः राज्य सूची में रखा गया, राज्य सूची में रखा गया। ठीक है, राज्य सूची में रखा गया। ये तो वही सब क्या है, ऐसी बातें जिसमें क्या है ये राज्यों में हुई थी। लेकिन एक और हम इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादातर लोग कवर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका बनी और कितने राज्यों में एक सदनात्मक विधायिका रही। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक, तो एक हेडिंग बनाओ, जो 11 प्रांतों में से, यानी 11 प्रांत बताए थे हमने, 11 प्रांत संघ में शामिल हुए। ठीक है, तो 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें 6 प्रांतों में द्विसदनी विधायिका रखी गई। ठीक है, बोल देखो, 11 प्रांतों में से, प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनी, यानी कह सकते हो दो सदनी। ठीक है, द्विसदनी या दो सदन की, ऐसे करके लिख लो, दो सदन की विधायिका बनाई गई या दो सदन की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, दो सदन की व्यवस्था कब शुरू की जा रही है कि 1935 के अधिनियम के तहत। आपको पता है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हो रहे हैं 1939 तक चले, क्योंकि आपको पता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन ने बिना भारत की मंजूरी के भारत को उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसलिए क्या हुआ, जो कह सकते हो कांग्रेस के अधीन जो राज्य थे, कांग्रेस जिनमें जीती थी, उससे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें कौन से राज्य थे अगर देखा जाए, द्विसदनी, यानी ऐसे लिख लो, प्रांत। ठीक है, प्रांत का नाम। ठीक है, उसके बाद में कह सकते हो कौन से थे जिसमें क्या है, द्विसदनी, यानी विधानसभा, संख्या लिखवा देंगे, जरूरत नहीं पड़ती है, इससे ज़्यादा रखने की कोशिश मत करना, है ना। और विधानसभा होगी और विधान परिषद, यानी कह सकते हो ये कौन सा, उच्च सदन था। ठीक है, और ये क्या था, निम्न सदन था, यानी लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रांत में मद्रास। मद्रास में भी यानी कह सकते हो द्विसदनी विधायिका थी, इसमें 275 थे, याद मत करना। ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि ये कभी मुश्किल ही पूछे जाएंगे। फिर बंगाल था,
ठीक है। बंगाल में क्या था, 250 थे निम्न सदन में, और जो अपर कह सकते हो अपर हाउस था उसमें 65 थे। ठीक है। उसके बाद में हम संयुक्त प्रांत यानी आज के समय का उत्तर प्रदेश अपना देख सकते हैं। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत आज के समय का यूपी, इसमें कितने थे अगर देखा जाए, उसमें 228 लोअर हाउस में, अपर हाउस में कितने थे, 60 थे। ठीक है। उसके बाद में 6 प्रांत हमें देखने, देखो द्विसदनी कितने थे, 6 प्रांत थे द्विसदनी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या था, बम्बई। बम्बई, बम्बई में कितना था, 175 ये वाला। ठीक है। और दूसरा वाला यानी जो अपर सदन में था वो कितना था, 56 था। ठीक है। उसके बाद बिहार था पांचवा, बिहार में आज भी है। ठीक है, बिहार। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी है अभी भी। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी है अभी। ठीक है। तो कौन सा था, बिहार था। अब बिहार में कितना था, 152 था। ठीक है। उसके बाद में कह सकते हो अपर सदन में 30 थी, और बिहार हो गया, असम कितना हो गया, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई, बिहार। एक और लिख लो, वो क्या था, असम था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, असम था। तो असम देखो, संख्या याद मत रखना, बस इतना याद रखना कौन से में द्विसदनी विधायक का। ठीक, देखो संख्या वगैरह तो हम थोड़ा एक आध चीज एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं कभी कभी, है ना। तो इसमें थी 108, और अपर सदन में थी 22। ठीक है, 22 थी। अभी कितने रह गए, 11 हैं। तो अभी कितने रह गए, अभी 4 और रह गए, तो 4 और लिख लो आप लोग। अच्छा, 5, 5 से 11, हाँ 5 रह गए। ठीक है, तो इसको हम साफ कर दें जरा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं कि 6 तक हो गए। 7वां कौन सा था, ये तो अब रहेगा ही नहीं अब यहाँ पर, द्विसदनी 6 में ही थी। तो 7वां लिख लो, पंजाब। यानी 11 प्रांत कौन से थे, तो पंजाब में कितनी सीटें थी उस समय, 175। ठीक, 175। और 8वां क्या हो सकता है, 8वां लिख लो, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, अब आपको पता है बरार भी इसमें शामिल हो गया था, तो बरार। ठीक है, इसमें कितने थे, इसमें 112 थे। 112 यानी विधानसभा के सदस्य थे। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो राज्य थे उस समय के, ये इतना तो याद होना चाहिए आपको, कौन से राज्य थे जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, है ना। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 50 सदस्य थे। ठीक है, अब कितना है, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, और अब हम देखते हैं 10वां। ठीक है, कौन सा, 10वां। 10वां उड़ीसा लिख लो, क्यों आज तो ओडिशा लिखा जाता है, लेकिन उस समय उड़ीसा ही लिखा जाता था। ठीक है, उड़ीसा। और आज के समय पर क्या लिखा जाता है, ओडिशा। ठीक है, तो उड़ीसा, उड़ीसा में कितना था, तो ये 60 था। ठीक है, और एक और रह गया सिंध। सिंध भी प्रांत बना दिया था, आपको पता है ना, सिंध प्रांत अलग कर दिया था। तो ये क्या था, सिंध प्रांत में भी 60 ही सदस्य थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि 11 प्रांत थे, उसमें से 6 में द्विसदनी विधायिका थी। तो 6 में कौन से में थी, तो आपको बताना चाहिए, मद्रास था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, हमने अभी देखे हैं। ठीक है, और बिहार था, असम था, और कौन सा था, हो गए, हो गए सारे। उसके बाद पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा, और सिंध। इनमें क्या थी, एक सदनी विधायिका थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोग। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि 1935 का अधिनियम आया। अब 1935 के अधिनियम का कह सकते हो प्रभाव क्या रहा हमारे ऊपर। तो 1935 के अधिनियम का प्रभाव ये था कि हमारे संविधान का अभी भी 70% का हिस्सा लगभग 1935 के अधिनियम से प्रभावित है, जैसा हमने पहले ही बताया आपको। और इसमें एक संघ बनाने का डिसीजन लिया गया, हालांकि ये कह सकते हो
लागू नहीं हो पाया, संघ कभी बन नहीं पाया। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, उसमें कहा 1935 के अधिनियम में संघ बनाने की बात की गई, प्रावधान किया गया, लेकिन यह संघ वास्तविक रूप से ये बनकर ये संघ वास्तविक रूप से बना था, या मतलब कह सकते हो फॉर्मेशन हुई थी इसकी, तो ये नहीं हुई थी। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से ये संघ कभी बन ही नहीं पाया था, ये सिर्फ कागजों में बना था, उसके बाद बन ही नहीं पाया था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं हो पाया तो कि उससे सही से सामंजस्य बैठा पाए, है ना। तो यही इसकी आलोचना हो जाएगी। जब आलोचना करोगे, आलोचना क्या हो सकती है कि भाई दोषपूर्ण क्या था, प्रांतीय शासन था, उसके बाद दोष सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, दोषपूर्ण संघ बनाया था, ये सब चीज़ें क्या हैं, अव्यावहारिक व्यवस्थाओं पर आधारित था, ये सारी चीज़ें हो गई इसकी आलोचना। अब इसके बारे में हमारे कुछ कह सकते हो भारतीय लोग थे, उन्होंने कुछ बात की थी। तो अगर बोला जाए राजगोपालाचारी जी का, है ना, किसका, राजगोपालाचारी, 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 ठीक है। राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि ये जो नया द्वैध शासन है वो पुराने भी द्वैध शासन से बुरा है, यानी नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से बुरा है। ये स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा लिख लिया करो, क्योंकि आजकल एग्जामों में आ जाती हैं, पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो इन्होंने बोला था कि नया, चलो लाओ लिख दे रहे हैं, नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन, पुराने का मतलब है 1919 के का, ठीक है, पुराने द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। ये किसने बोला? सी राजगोपालाचारी ने बोला था, क्योंकि इन्होंने ये बात कोटेशन इनकी है, एकदम बराबर कोटेशन है, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है, तो इसी कोटेशन को हमेशा इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा बंद करने का मतलब होता है डिक्टो वही बात कह देना, है ना। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहे हो अपने हिसाब से, फिर इन्वर्टेड कोमा में कभी बंद मत करना बात को, ठीक है। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय जी से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा कि नया अधिनियम है वो हम पर थोपा गया है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो नया अधिनियम है वो दासता का घोषणा पत्र है। किसने कहा? दासता का घोषणा पत्र है, ये लिख लो, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है इसके बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में, कि जो नया अधिनियम है यानी 1935 का अधिनियम है वो हमारे दासता का प्रमाण पत्र है, यानी कह सकते हो हमें ये दास बनाने की सिचुएशन बनाई गई है। क्यों? क्योंकि केंद्र में क्या हो रहा है, कोई संघ बन नहीं रहा, कोई बढ़िया तरह से कोई उत्तरदायित्व दिए नहीं, भारतीय लोगों को क्या दिया गया, सिर्फ संघ बनाने की बात की गई, लेकिन उत्तरदायित्व कहाँ थे भारतीयों के, ठीक है, यानी कह सकते हो उनके अधिकार कहाँ थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग हैं कंपटीशन की या मान लो सर तैयारी करने वाले, ठीक है। जब तैयारी करने वाले हैं तो हमें किसी भी राजनीतिक विचारधाराओं से दूर रहना है, कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, है ना, किसी भी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा हो। जब आप राजनीतिक पार्टी में चले जाओ तो आप कोई भी विचारधारा अपनाना, लेकिन जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमें हर एक राजनीतिक विचारधारा से न्यूट्रल रहना है, यानी ऐसा नहीं है किसी की आलोचना करनी है, आलोचना के लिए आलोचना करनी है, अच्छी चीज़ों को सबको मानना है, जो गलत चीज़ें हैं उन्हें चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि हम जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक हम न्यूट्रल हैं, और आप जब भी जॉब करेंगे, अधिकारी कर्मचारी जो भी बनेंगे, न्यूट्रल होकर ही काम करना पड़ेगा। उसमें एक राजनीतिक विचारधारा थोड़ी, वो सरकारें एक दूसरी कभी पार्टी की आती हैं, कभी दूसरी पार्टी की आती हैं, हम लोगों को उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के लिए काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत के लिए काम करने जा रहे हैं, तो जो भारतीय नेता हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। हमें किसी विचारधारा के हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। कोई कभी किसी विचारधारा का विरोध करेगा राजनीतिक पार्टी में, कोई कभी किसी विचारधारा का विरोध करेगा, लेकिन हमें क्या है उन विचारधाराओं के चक्कर में नहीं फंसना है, और ना अपना समय बर्बाद करना है, नहीं तो रील वगैरह खींचते रहो उसी में ना, ये नहीं करना है, ठीक है। अभी पढ़ लो, समय है, ठीक। तो कहने का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि यह अधिनियम हमें कह सकते हो यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है,
दासता का घोषणा पत्र है। और इसमें क्या बोला, जिसमें वायसराय को वायसराय को पहले से भी अधिक शक्तियां दी गई हैं। दी गई है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। ठीक है, अगर आए मोहम्मद अली जिन्ना की, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला इसके बारे में, पढ़ लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भारत के लिए तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे, मतलब खराबी व्यक्ति थे मोहम्मद अली, क्योंकि बंटवारे में इनका अहम रोल रहा। ठीक है, एक समय था कि ये बंटवारे के खिलाफ थे, है ना। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब ये कह सकते हो उस समय असहयोग आंदोलन के समय जो खिलाफत आंदोलन चला था उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, जो उसमें, लेकिन उस समय इनकी विचारधारा बड़ा अच्छी थी, लेकिन बाद में फिर ये विभाजन के सबसे बड़े कट्टर समर्थक हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, यह घोषणा पूर्ण रूप से सड़ी हुई है। ठीक है, कहीं बोला जाए ये किसने बोला, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था। और नेहरू जी ने क्या बोला, यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है जिसमें वायसराय को पहले से भी अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा 1935 का अधिनियम। अब हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं, जो 1935 का अधिनियम आया था, उसके तहत जो प्रांतों में चुनाव हुए थे, यानी जो 11 प्रांतों की बात की गई थी, तो प्रांतीय व्यवस्था में हम ये भी देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पे चलेंगे। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम आया, उसके तहत जो 11 प्रांत थे, कौन से प्रांत थे? 11 प्रांत थे, है ना, जो ब्रिटिश प्रांत थे। कौन से? ब्रिटिश प्रांत जो थे, उनमें चुनाव कराए गए। 1937 में ये चुनाव हुए। कब हुए? 1937 में ये चुनाव हुए। 1937 में जो चुनाव हुए थे, उसका परिणाम क्या आया, इस चीज पे हम पहले बात करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रांत और मुख्यमंत्री और दल या पार्टी। अभी देखना, हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। तो अगर संयुक्त प्रांत की बात बोली जाए, यानी वर्तमान में यूपी, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने वो पहले वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। आज बिहार की बात की जाए तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। कौन सी पार्टी से थे? तो कांग्रेस पार्टी से थे। नेक्स्ट बात की जाए मद्रास की, तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। बंबई में देखा जाए तो बीजी खरे मुख्यमंत्री बने, और कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। अगर मध्य प्रांत में हम देखें तो एन.वी. खरे थे, बाद में रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। ये भी किससे थे? तो ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, और उड़ीसा में देखा जाए तो वी.एन. दास जो बने मुख्यमंत्री, और ये भी कौन सी पार्टी से थे? तो कांग्रेस पार्टी से। तो कह सकते हो आप कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से, या कह सकते हो अपने दम पर, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई। ठीक है, तो
अगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर, यानी कोई किसी का सहारा बिना लिए, किसने राज्यों में सरकार बनाई, कितने बनाई, 6 प्रांतों में। वो कौन से थे? अब देखो क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ से बनेगा संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ये 6 स्टेट ऐसे थे यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दम पर सरकार बनाई, यानी ये पूर्ण बहुमत में थी इन प्रांतों में, 6 प्रांतों में कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद असम में कौन मुख्यमंत्री बने? सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदोलई जो बनाए गए मुख्यमंत्री। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और निर्दलीय जो सदस्य थे उनका सहयोग से सरकार बनाई गई। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी डॉक्टर खान साहब जो मुख्यमंत्री बनाए गए और इनके भी कांग्रेस और निर्दलीय की सरकार बनाई गई। तो अगर आपसे बोला जाए कि कितने ऐसे प्रांत थे जिसमें कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, तो दो प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, यानी गठबंधन की सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार बनाई। ठीक है, मिलीजुली सरकार बनाई। देखो एक क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ कि कांग्रेस ने कितने राज्यों में मिलीजुली या गठबंधन की सरकार बनाई, तो वो कौन से राज्य थे? असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस और निर्दलीय जो सदस्य थे वो थे। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कांग्रेस ने कुल कितने राज्यों में सरकार बनाई, तो कितने हो जाएंगे? तो 6 + 2 = 8। ठीक है, 6 + 2 = 8, यानी तो कह सकते हो कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई। बताओ ये क्वेश्चन कितनी बार नहीं आया है ना? तो कुल में कितने बनाई, तो 8 में बनाई। अगर देखा जाए अपने फुल बहुमत पर कितने बनाई, तो 6 में बनाई। और संयुक्त सरकार यानी जो मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार बनाई, तो वो 2 प्रांतों में बनाई। तो और देखो आप लोग अगर मान लो उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हो, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में नॉलेज रखनी है। बिहार से हो तो बिहार के बारे में याद रखना। बम्बई से हो तो बम्बई वाले तो बहुत ही कम होंगे, और हो तो उसमें देखना। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से हो यानी एमपी से हो तो एमपी वाले याद रखना। कहने का तात्पर्य है अपने अपने मुख्यमंत्री तो याद रखने ही रखने, और ये भी याद रखना कि कांग्रेस की किस किस राज्यों में सरकार बनी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नहीं तो आप PYQ आजिल देखो उसमें जाके। ठीक है, अब बचे कितने? 8 राज्य हो गए 11 में से, अब कितने? 3 बचे, है ना? 3 बचे। अब 3 राज्यों में क्या हो रहा है, जो पंजाब था उसमें मुख्यमंत्री बनाए गए सिकंदर हयात खां। कौन? सिकंदर हयात खां। इनकी पार्टी क्या थी? यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। यहाँ पर कौन सी पार्टी आई? यूनियनिस्ट पार्टी बहुमत में आई पंजाब में। ठीक है, फिर उसके बाद था सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में कौन मुख्यमंत्री बनाए गए? तो अल्लाह बख्श थे। कौन? अल्लाह बख्श थे। इनकी पार्टी कौन सी थी? यूनाइटेड पार्टी और अन्य दल, इसमें और कुछ निर्दलीय लोग भी शामिल हुए थे। और बंगाल जो था उसमें फजलुल हक मुख्यमंत्री बनाए गए, और इसमें 2 पार्टियां शामिल थीं। वो एक कृषक प्रजा पार्टी थी, दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो कह सकते हो मुस्लिम लीग एक जगह ही सरकार बनाने में कह सकते हो सफल रही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग कितने राज्यों में सफल सरकार यानी कह सकते हो अपने दम पर सरकार बनाई, तो वो एक भी राज्य नहीं था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसे साफ करके और कुछ पॉइंट बताएंगे आपको। ठीक है, ले लिया? तो इसमें हुआ क्या, जो मुस्लिम लीग थी किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग ने कितने राज्यों में अपनी पूर्ण सरकार बनाई, तो वो एक भी राज्य नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी के साथ, सॉरी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। किसने? मुस्लिम लीग ने। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। तो अगर देखा जाए कि ये 1937 के जो चुनाव हुए थे, इसमें कुल सीटों में जो कुल सीटें थी, कुल सीटों में यानी सारे प्रांतों की 11 प्रांतों की सीटों में कांग्रेस
को कितनी सीट मिली, तो आपको याद रखना चाहिए 760 सीट, 760, यानी टोटल बहुमत का कह सकते हो 44.6% के लगभग था। ठीक है, 44.6% ये था, किसको, कांग्रेस को मिली थी। अगर बात बोली जाए कि कुल सीटों में से मुस्लिम लीग को कितनी मिली, सबकी नहीं पढ़ेंगे, बस दो की देख ले रहे हैं। मुस्लिम लीग, ठीक है, तो मुस्लिम लीग को कितनी मिली, तो 106 सीटें मिली थी। कितना, 106। अगर जो इसका परसेंटेज देखा जाए सीटों का, तो वो होता है 6.7%। ठीक है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये सीटें क्या थी, मुस्लिम लीग को मिली, और ये सीटें कांग्रेस को मिली। तो कह सकते हो कांग्रेस का तो इसमें बहुत अच्छा बोलबाला रहा। ठीक है ना, तो अगर एक और पॉइंट बना लो नोट करके, ठीक है, कि मुस्लिम लीग, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ये हमने लिखवा दी है। ठीक है, मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रांत में स्वतंत्र सरकार नहीं बना सकी, स्वतंत्र सरकार नहीं बना सकी, यानी किसी भी प्रांत में कोई सरकार ये नहीं बना सकी। अब अगर आप देखो कि जब ये सरकार बनी, ठीक है, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में हो क्या रहा है कि 1937 में जब सरकार बन रही है, अब 1939 में यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन ने युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है, जर्मनी के खिलाफ जब ब्रिटेन ने युद्ध शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, भारत की सरकारों से बिना पूछे और भारत को ब्रिटेन ने अपने उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इससे कांग्रेस नाराज हो गई, है ना, और बात थी नाराज होने वाली, जब हम लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते तो हमें क्यों उसमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं उस समय सरकार तो ब्रिटेन की थी, ये बात सही है, क्योंकि केंद्र पे दबदबा किसका था, अभी भी उसी का, ब्रिटिश का, क्योंकि अभी भी वायसराय वो बैठा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने से कांग्रेस राज्यों ने, कौन से राज्यों ने, ध्यान रखना, कांग्रेस राज्यों ने, जो कांग्रेस के राज्य, यानी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो कांग्रेस राज्यों ने, राज्य या प्रांत, राज्यों या प्रांतों ने, कितने थे, 8, 8 में ही तो भी बताया था ना, कितने में, 8 में सरकार बनी कांग्रेस की। ठीक है, 8 प्रांतों के यानी राज्यों ने सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, कह सकते हो सरकार से त्यागपत्र दे दिया, सरकार से त्यागपत्र दे दिया। दे दिया, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया। और ये अगर देखे जाए तो ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, यानी कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि 1937 के चुनाव के बाद कितने दिन कांग्रेस के प्रांतों में सरकार रही, कई बार क्वेश्चन आया है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो कितने दिन टोटल, तो टोटल 28 माह प्रांतों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने माह सरकार रही, तो वो कितने
तो वो 28 माह 28 मंथ क्या रही सरकार रही जो प्रांतों में गठित की गई थी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने कह सकते हो हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, मतलब हमारी मतलब ये है कि हमारे देश में क्योंकि उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, कोई गलत मीनिंग मत निकालना कि हम कोई कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हम किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं, आप लोगों को बता दें। ठीक है, क्योंकि हम भारत के सदस्य हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, भारत के पासपोर्ट धारक हैं, सब कुछ भारत का है, लेकिन हमें किसी भी पार्टी के नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम न्यूट्रल व्यक्ति हैं। जिस दिन किसी पार्टी में जुड़ जाएंगे उस दिन आप मान लेना कि उस पार्टी के हैं। ठीक है, अभी हम सारी पार्टियों के, वर्तमान में सरकार है उस पार्टी के भी है, विपक्ष में सरकार है उसके भी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन लोगों की कोई, हमने जैसे बताया कि कोई पार्टी नहीं है, अपन लोगों का एक ही पार्टी है, वो है भारतीय, है ना। हम लोगों का काम क्या है? हम लोग भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है और 1947 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबको इंडिविजुअल तरीके से काम करना चाहिए। आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात और हुई इसमें कि 2 दिसंबर 1939 को जिन्ना तो खुश हो गए कि कांग्रेस की सरकारें चली गई, है ना। तो जिन्ना ने खुश होकर कहा 2 दिसंबर 1939 को, 2 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने घोषणा की जिन्ना ने घोषणा की कि क्या घोषणा की? अगर आपसे पूछा जाए कि हम 22 दिसंबर, कौन सा? 22 दिसंबर, ये डेट याद रखना, है ना। जो डेट याद करने की नहीं होती है वो हम आपसे मना कर देते हैं, लेकिन ये दोनों डेट याद रखना, याद करने वाली चीज़ है ना। 22 दिसंबर 1939 को 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? देखो, मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई कांग्रेस की सरकारें हट गई, यानी कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, कांग्रेस की सरकारों से मुक्ति मिल गई। तो इसीलिए जिन्ना ने कहा कि 2 दिसंबर 1939 को ये घोषणा की थी और कहा था 22 दिसंबर को हम क्या करेंगे? मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जिन्ना ने क्या किया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें जिन्ना ने ब्रिटेन का समर्थन किया था। क्या? अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन का समर्थन किसने किया? ब्रिटेन का या ब्रिटिश सरकार का, ऐसे लिख लो, या ब्रिटेन लिख लो, ये सही है, या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। ठीक है, समर्थन किया। आज आपसे पूछा जाए किसने समर्थन किया था, और इसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसका क्या, बी आर अम्बेडकर जी ने भी क्या किया? किसका समर्थन किया था। ठीक है, आज आपसे पूछा जाए किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समर्थन किया, तो हाँ किया था। ठीक है, और जिन्ना ने भी समर्थन किया, लेकिन भारत कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। तो दोस्तों, अभी तक हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा, उसके तहत हमने देखा कौन से प्रांत थे, कौन से प्रांतों में कौन सी सरकारें बनी, कितने प्रांतों में 2 सदनी विधायिका थी, 1935 के अधिनियम में क्या क्या किया गया, ये सारी चीज़ें हमने क्या है अभी देखी। अब हम नेक्स्ट के अधिनियम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग ठीक से रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो। धन्यवाद।